हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को कवर कर रहे हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट। और इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर को कवर कर लिया है और इसमें एक डिटेल में भी हम लोगों ने एक लेक्चर को जो 1857 से पहले जो पीपल्स अपराइजिंग हुए उसको हमने डिटेल में कवर किया है। जो आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर। तो सोशियो रिफॉर्म जो मूवमेंट है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो 19th सेंचुरी के हैं, इसको हम कुल 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने मैंने कुछ क्वेश्चंस को और इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, कुछ रिलेटेड जो सुधार हुए थे उनको कवर किया है। कल से हम लोग डेली इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे और चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है जैसे राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज, आत्मानंद, उसके इन सब तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट हुए हैं और इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में सारे फीचर को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट यहाँ पर आप देखिए इनकरेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज यार इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट तत्वबोधिनी सभा के बारे में गलत है? फर्स्ट है, इट प्रोमोटेड ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज। इसने एक सिस्टमैटिक स्टडी जो बंगाली लैंग्वेज की है उसको इंडिया में प्रमोट किया। सेकेंड, इट प्रोमोटेड रेशनल थिंकिंग एंड आउटलुक एमोंगस्ट द इंटेलेक्चुअल। तो इसने एक रेशनल थिंकिंग जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, इंटेलेक्चुअल बंगालीज थे, उनके बीच में एक रेशनल थिंकिंग को डेवलप किया। एंड थर्ड है, इट वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो यह क्या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड किया गया? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 3 only and D 1 and 2 only। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 only, क्योंकि जो तत्वबोधिनी सभा थी इसको द्वारकानाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, न कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने तत्वबोधिनी सभा को 1839 में शुरू किया था और बाकी जो 2 स्टेटमेंट थे वो करेक्ट थे। तत्वबोधिनी पत्रिका भी शुरू की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसका काम था कि सिस्टमैटिक स्टडी जो इंडियाज पास्ट का है वो बंगाली लिटरेचर में प्रमोट करे। सेकेंड है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रार्थना समाज, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ तत्वबोधिनी सभा एंड फोर्थ है सत्य शोधक समाज। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आत्मीय सभा है 1828 के आसपास की है, 1814-15 के आसपास की ये घटना है और यहीं आगे चल के ब्रह्म समाज के रूप में कन्वर्टेड होता है 1828-29 में। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ तत्वबोधिनी सभा है, आफ्टर डैट फॉर्मेशन ऑफ प्रार्थना समाज है और फिर जो है सत्य शोधक समाज है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 3, 2 एंड 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा को फाउंड किया था, सेटअप किया था कलकत्ता में, जिसका काम था मोनोथेइस्ट आइडियल्स और वेदांता की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना। ठीक है, मोनोथेइस्टिक का मतलब है कि एक ईश्वरवाद की परिकल्पना को आगे बढ़ाना कि एक ही ईश्वर है। ये जो कैंपेन था वो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में था, कास्ट रिजिडिटी जो था उसके अगेंस्ट में था, मीनिंगलेस जो रिचुअल्स थे और जो सोशल इविल्स थी उन सब के अगेंस्ट में इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। टैगोर हेडेड द तत्वबोधिनी सभा। टैगोर ने यानी देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को शुरू किया और साथ ही इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का भी पब्लिकेशन किया जो बंगाली लिटरेचर में इंडिया के पास्ट को ग्लोरीफाई करता था या रेशनली उसको जस्टिफाई करता था। और इसका मुख्य काम था कि ये राजा राम मोहन राय की आइडिया जो थी यानी मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, इन सबको प्रोपागेट करना।
1867 में केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग की हेल्प से प्रार्थना समाज को बम्बई में इस्टेब्लिश किया था। इसका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। और ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज, जिसका मतलब होता है ट्रूथ सीकर सोसाइटी, तो सत्य शोधक समाज को इस्टेब्लिश किया, जिसका काम था बैकवर्ड क्लास, मालीज, तेली, कुनबी, सारीज एंड ढांगर, इन सब के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट को करना और इनको जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इंक्लूड करना। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी। थर्ड क्वेश्चन है, द इमेंसिपेशन ऑफ द लोअर कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वाज द प्राइमरली प्रोग्राम एम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैकवर्ड क्लास और जो लोअर क्लास थे, तो यहाँ पर आप देखिए, जो बैकवर्ड क्लास एंड लोअर क्लास के लोग थे उनके रिफॉर्मेशन से, इमेंसिपेशन से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें मूवमेंट है? फर्स्ट है राधा कृष्ण मिशन, सेकेंड है सत्य शोधक समाज, थर्ड इज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फोर्थ इज प्रार्थना समाज, फिफ्थ इज सुधारक एंड सिक्स्थ इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो आपको बताना है कि कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1, 2, 4 एंड 5 ओनली, बी 2, 5 एंड 6 ओनली, सी 1, 3 एंड 5 एंड 6 ओनली, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो बेसिकली मेडिसिन, लोगों के जो जीवन स्तर है उसको सुधारने, टीचिंग, एजुकेशन, इन सब क्षेत्रों में ये जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण मिशन के बहुत कम या आप ना के बराबर कह सकते हैं कि लोअर कास्ट इमेंसिपेशन के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, बल्कि कास्ट कोई भी हो, ये उन सब के शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इन सब के लिए ये काम करता है। तो फर्स्ट तो गलत है, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ भी है, सी में भी है और डी में भी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 5 एंड 6। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा शुरू किया गया। आफ्टर डैट जो सुधारक एक मैगजीन था और सेल्फ रेस्ट मूवमेंट, इसने इन सब ने इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट के लिए काम करना शुरू किया। प्रार्थना समाज जो था उसको आत्माराम पांडुरंग की मदद से, मतलब आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की मदद से 1867 में इस्टेब्लिश किया था। यानी ये दोनों जो थे वो प्रार्थना समाज से एसोसिएट थे, जिसका एम क्या था कि गॉड जो है एक है। जैसा इनका मानना था कि इन जो भी लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, इन लोगों का ऐसा बिलीफ था कि एक गॉड है और एक ही गॉड की पूजा होनी चाहिए या एक ही गॉड की पूजा करनी चाहिए। पर्पस क्या था सत्य शोधक समाज का, जो 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा शुरू किया गया था, कि शूद्रा एंड जो अनटचेबल कास्ट है उसके एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन को ख़त्म करना। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट राधाकांत दबे के द्वारा शुरू किया गया था और इसका एम था कि सोसाइटी में जो बैकवर्ड कास्ट है उनको इक्वल ह्यूमन राइट मिले। इनकरेज करते थे ये बैकवर्ड कास्ट को कि सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर जागृत हो। कास्ट बेस्ड सोसाइटी का ये लोग विरोध करते थे। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन का बेसिकली जो काम है वो हेल्थ केयर में है, जी डिजास्टर रिलीफ, रूरल मैनेजमेंट, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन एंड कल्चर में है। गोपाल कृष्ण गोखले ने जिनका टाइम पीरियड है 1866 से 1915 तक, ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को के लिए लिबरल रूलर, मतलब कि उदारवादी नेताओं को ट्रेनिंग टाइप कुछ देते थे। ठीक है, मतलब ये ऐसे लोगों को तैयार करते थे जिनका बिलीफ जो हो वो कांग्रेस में हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो, और वे उदारवादी हो, नरम दल के हो। ठीक है, और इन्होंने महादेव गोविंद रनाडे की सहायता से 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। इस सोसाइटी का काम था कि ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया टू प्रमोट बाई ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड प्रिपेयर अ कैडर ऑफ सेल्फलेस वर्कर्स हु वेयर टू डिवोट देयर लाइफ टू द कॉज ऑफ कंट्री इन रिलीजियस स्पिरिट। मतलब ये जो सोसाइटी थी इसका एम था कि ये ऐसे मिशनरी को तैयार करे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन को फॉलो करे, इंडिया के लिए लड़े लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से। इसके अलावा ट्रू इंटरेस्ट हो इंडियन लोगों में, कुछ ऐसे कैडर को तैयार करना जिसमें स्वार्थ की भावना निहित न हो। तो इन तरीक़ों से इस पर ये काम करते थे। जबकि गोपाल कृष्ण अगरकर, इन्होंने स्टार्टेड किया था पीरियोडिकल सुधारक, जो एक आप साप्ताहिक मैगजीन कह सकते थे, जो अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाती थी। द मेजर रीज़न फॉर स्प्लिट इन आर्य समाज, तो
आर्य समाज के स्प्लिट होने के जो फेमस रीजन थे, मेजर रीजन है, वो कौन से थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए कन्वर्टिंग पीपल फ्रॉम अदर फेथ टू हिंदुइज्म, बी वैदिक सैंक्टिटी ऑफ विडो रीमैरिज एंड इट्स सोशल स्टेटस, सी आइडियल ऑफ ब्रह्मचर्य फॉर प्रीस्ट, एंड डी वन क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन ऑफ ईटिंग मीट। तो जो आर्य समाज था वो मीट को लेकर के, मीट के क्वेश्चन पर, मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस बात पर विभाजित हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्य समाज थे वो एक रिफॉर्म मूवमेंट था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में लाहौर गुरुकुंड कांगड़ी विश्वविद्यालय में इसको इस्टेब्लिश किया था और इन्होंने प्रमोट किया वेदाज को, वेदाज फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी को, ब्रह्मचर्या को। आर्य समाज जो था वो 1883 के बाद जब इनकी डेथ हो गई तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इसको जो है पंजाब में प्रांत में भी इस्टेब्लिश किया गया था। आर्य समाज जो है 2 पार्ट में मतलब कि स्प्लिट हो गया 1893 में पंजाब में। क्वेश्चन क्या थे कि मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसी बात पे तो एक ग्रुप जो था वो विरोध करता था कि मीट नहीं खाना चाहिए, इसको महात्मा ग्रुप कहा जाता था, जबकि दूसरा जो ग्रुप था वो फेवर करता था कंजम्पशन ऑफ मीट को और इसको कल्चर्ड पार्टी कहा जाता था। 5th क्वेश्चन है हु वाज अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ एबोलिशन ऑफ सती। तो कौन जो थे वो एबोलिशन ऑफ सती के अगेंस्ट थे? आपके ऑप्शंस हैं: 1 भवानी चरण बनर्जी, बी यानी सेकंड है राधाकांत दबे, थर्ड है ब्रजेश चंद्र मुखर्जी एंड फोर्थ है केशव चंद्र सेन। योर ऑप्शंस आर ए 1 and 3 only, बी 2 and 3 only, सी 3rd only एंड डी 1 and 2 only। तो जो राधाकांत दबे थे उन्होंने देव समाज को इस्टेब्लिश किया और इनका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो राजा राम मोहन राय का विचार था उनके अगेंस्ट में इनको शुरू किया था। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सेकेंड है बी एंड डी में, और भवानी चरण बनर्जी, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 only। भवानी चरण बनर्जी और राधाकांत जो देव थे उन्होंने एबोलिशन अगेंस्ट सती के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज अहरार मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मोहम्मद अली। सेकेंड इज इट वॉज स्टार्टेड इन सिंक्रोनस विद द अलीगढ़ मूवमेंट। थर्ड इज इट एडवोकेट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 2 and 3 only, बी 1 and 2 only, सी 1 and 3 only एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 only। ठीक है, जो अहरार मूवमेंट था इसको ये फाउंड हुआ था 1910 में और ये इसके जो लीडर थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान एंड मजहरुल हक। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम जो मूवमेंट था उसके अपोजिशन में इसको स्टार्ट किया गया था और मॉडर्न आइडिया जो था सेल्फ गवर्नमेंट का, नेशनलिस्ट मूवमेंट का, ये इसके मुख्य आधार थे। तो आप बेसिकली याद रखिएगा अहरार मूवमेंट किससे रिलेटेड है और इसके कौन फाउंडर थे, कौन सेटअप किया था, इससे जुड़े हुए एसोसिएट लीडर कौन कौन से हैं। अब कुछ हम लोग कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि ये रिफॉर्म मूवमेंट भारत में क्यों शुरू हुआ। तो 5 फैक्टर इम्पोर्टेंट है जिसको आप पीटी और मेंस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। पीटी एज वेल एज मेंस ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में जब से अंग्रेज़ आए तो भारतीय लोगों के मन में था कि हमारे ऊपर शोषण कौन कर रहा है, हमारा शोषण कौन कर रहा है, हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है, तो वो एक एलियन रूलर है। ठीक है, तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था जो इंडियन सॉइल के ऊपर उसका ऑपरेशन कर रहा था, उसको ऑपरेट कर रहा था और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो इसके बारे में एक नोशन था इंडियन पीपल के बीच में, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास हो, चाहे रेशनल क्लास हो, चाहे वो एक लेबर क्लास हो, तो सबके मन में ये भावनाएं थी। तो इसके कारण जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने इस आंदोलन को, मूवमेंट को शुरू किया। बहुत इसके अलावा ये सिर्फ यही एक कारण नहीं था, बल्कि समाज में, इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी रूढ़ियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास
ये सब भारतीय समाज को जकड़ चुके थे, तो जिसके कारण उसको रिवाइव करने की ज़रूरत थी, रिफॉर्म उसमें लाने की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि महिलाओं को का जो डिग्रेडेड पोजीशन था, यानी महिलाओं के लिए में जो सती प्रथा थी, बच्चियों की जो हत्या कर दी जाती थी, यानी वीमेन चाइल्ड इन्फेंट मोर्टल जिनको मार दिया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था कास्ट के आधार पर नीचे तबके के लोगों को, ऑब्स्टेक्सिज्म, ऑब्सकुरेंटिसिज्म, सुपरस्टिशन, पॉलिथिज्म यानी बहुदेववाद, बहुत सारे विवाह होते थे, मूर्ति पूजा, ये सब जो थे भारतीय समाज को विकृत कर रहे थे और उनको दूषित कर रहे थे हिंदू समाज को, जिसके कारण ये रिफॉर्म मूवमेंट हुआ। इसके अलावा जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, भारत में जिस समय ये लोग अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो थे वो यहाँ पर अपना शोषण प्रक्रिया जारी किए हुए थे, अलग अलग लॉ के माध्यम से, अलग अलग एक्ट के माध्यम से, तो उसी समय एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था भारत में जो वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न लिटरेचर का अध्ययन कर रहा था और उसने भारतीय लोगों को उसके लिए अवेयर किया, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स अपने यहाँ तो पूरे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, इसके बाद में फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो अपने यहाँ तो ये इन सब चीज़ों पर बल देते हैं और हमारे यहाँ जो है वो स्प्लिट पर जोड़ देते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, कास्ट बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं। तो इसके लिए जो वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल लोग थे, भारत के इंटेलेक्चुअल लोग जनरली जो बंगाल से आते थे, उन्होंने लोगों को अवेयर किया। इसके अलावा जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर यानी भारत के संदर्भ में कहा जाता है आज भी कि भारत की संस्कृति और पश्चिम सभ्यता की जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, अगर दोनों मिल जाए तो एक नए मतलब कि सभ्यता का विकास बड़ी तेज़ी से होगा या सभ्यता में सुधार किया जा सकता है या एक अच्छी सभ्यता का विकास हो सकता है। लेकिन भारत में उस समय क्या हो रहा था कि लोग आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, तो उसके लिए भी एक कॉन्शियसनेस फॉरेन पावर जो था, तो उसके लिए भी एक रिवाइव मूवमेंट की ज़रूरत थी। और इन सब के अलावा जो नेशनलिज्म था, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, ये भी 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था, तो इसलिए भी रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू किया गया था। सोशल रिफॉर्म कंपोनेंट, बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वीमेन, जो महिलाओं के लिए जो डिग्रेडेशन की पोजीशन थी वो भी सोशल मूवमेंट को शुरू करने के कारण थे। जैसे पुरुधा सिस्टम, अर्ली मैरिज, महिलाओं की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और एक ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में उस समय 60-70 साल के जो लोग बूढ़े थे, इनकी शादी बंगाल में 16-17 साल की लड़कियों से कर दी जाती थी, 20 साल की लड़कियों से, 20 साल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 15-16 साल की लड़कियों से कर दी जाती थी। जिसके कारण क्या होता था कि अब यहाँ से विडो रिमैरेज है कि आप मतलब विडो 60-70 साल की अगर पुरुष से किसी की शादी हो, किसी महिला की शादी हो, तो ये मुश्किल से 10 साल और रहेंगे और 10 साल बाद जब ये मरेंगे तो ये महिला क्या हो जाती थी कि ये विधवा हो जाती थी, ये विडो हो जाती थी, जिनके साथ सोसाइटी हेत दृष्टि से देखता था, इनको सती किया जाता था अगर ये अपर कास्ट की महिलाएं होती थी तो इन सब के कारण भी आवाज़ उठाया गया। और सबसे पहले 1829 के आसपास राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया, 1814 से ही, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, अनइक्वल राइट इन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीगमी, एक पुरुष जो है 4-5 शादियाँ कर लेते थे, इससे महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न काफ़ी ज़्यादा होता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि भ्रूण हत्या लड़कियों की, रिस्ट्रिक्शन ऑफ विडो डी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह पर जो थी वो रोक थी। अब मतलब मान लीजिए कि कोई लड़की 20 वर्ष में की आयु में विधवा हो जाती है, आगे का इसका जो 50-60 साल का एज होता था या 40 साल की जो इसकी बची हुई लाइफ होती थी वो बहुत कष्टमय बीतती थी, ठीक है। तो इसके लिए भी ज़रूरी था रिफॉर्म मूवमेंट। और सती प्रथा जो एक बहुत क्रूर हत्या थी और इसको राजा राम मोहन राय ने कहा था इसके बारे में कि सती प्रथा हर एक शास्त्र के अनुसार से हत्या है, ठीक है, इसको कोई भी शास्त्र जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ और दुर्गुण थे सोसाइटी में, जिसको ख़त्म करना ज़रूरी था। कुछ लेजिस्लेटिव मेजर हुए वीमेंस के लिए, हालांकि इसमें काफ़ी सारे जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट के भी हैं, यहाँ से आप आफ्टर इंडिपेंडेंट देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया 17th आर्टिकल के थ्रू। बंगाल रेगुलेशन जो 1795 और 1804 में आया, डिक्लेयरिंग किया गया इन्फेंटिसाइड को कि जो भ्रूण हत्या है वो इलीगल है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया गया। एज ऑफ कंसेंट जो 1891 में लाया गया, ठीक है, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित किया गया। इसको आप याद रखिएगा, कभी भी क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जा सकता है।
शारदा एक्ट 1930 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955। अब ये सब जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट ये सब लॉ आए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूरेशन एक्ट 1976, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978, यानी जो बच्चों की शादी हो जाती थी, कम उम्र में बच्चों की जो शादी होती थी उसको भी बैन किया गया 1978 में। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वीमेन एंड गर्ल्स 1956 एंड डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट हुए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है, जिसको अगर आपको कभी मेंस में क्वेश्चन आए मेजर रिफॉर्म जो महिलाओं के लिए किया गया है, तो आप इन सबको कोट कर सकते हैं मेडाइवल मतलब कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में। तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल। इसके बाद जो कल से हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और इसके इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होंगे और कुछ फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक भी होंगे जिसको हम टैबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो नेट जीआरएफ एज वेल एज पीटी एंड मेंस जो स्टेट पीसीएस होते हैं या यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ऑप्शनल पेपर के लिए भी और जीएस पेपर के लिए भी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। बाय, थैंक यू, हैव